हाँ जी जी वो जी। पहाड़ों हाँ में अब है। आने लगे जी जी। जी आदरणीय पहाड़ों दीदी जी, में है वो। आदरणीय दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, सदन को पुनः नमन, और आज के योगाचार्य जी को नमन और साधुवाद, आपका पुनः अभिनंदन योगार की इस मंच पर। और हम जैसे कि 868वें दिवस पर आपने सुंदर योग कराया है। योग और आहार की इस के संगम में हम निरंतर गोते लगा रहे हैं। हम अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखें, हम कैसे अच्छा आहार लें, और अपनी संस्कृति के लिए, इस सनातन परंपरा के लिए कैसे हम अच्छा कार्य करें, इस दिशा में लगातार 900वें दिवस की तरफ हम बढ़ते हुए आज इसी क्रम में हमारे मुख्य अतिथि हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के एक लोक कलाकार आदरणीय विनोद कुमार आर्य जी। आदरणीय विनोद कुमार आर्य जी अगर हमें सुन रहे हों तो उनसे अनुरोध है कि अपना कैमरा खोल करके, माइक खोल करके आप प्रकट होइए। और आप प्रकट हो चुके हैं। कृपया आपका जो बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो चित्र है वो थोड़ा सा तिरछा आ रहा है, तो आप उसमें ना एक छोटे रोटेट की व्यवस्था है। जी जी जी, हाँ मेरे ख्याल से आप सही कर रहे हैं इसे। और हमारे जो आज की मुख्य अतिथि हैं वो लोक कलाकार हैं, और आकाशवाणी और जो दूरदर्शन है उसके लिए आप सेवाएं भी देते हैं समय समय पर। और आपके खूब फॉलोअर्स हैं, युवाओं में आपकी अच्छी पकड़ है। तो आदरणीय हमारे अतिथि जी से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये योग आहार का मंच है। योग और आहार पर पतंजलि और रिसर्च इंस्टीट्यूट और किसानों की भारत भर से इसमें समागम होता है, और ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता है। और इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य और महाराष्ट्र के साथ साथ असम, और मेरे ख्याल से गुजरात से भी लोग जुड़े हुए हैं आज की मंच पे। तो सभी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। और आप सभी को नैनीताल में अपने गीतों के माध्यम से और अपनी सांस्कृतिक जो अभिव्यक्ति है उसके माध्यम से बुलाएं, ऐसा निवेदन है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें ताकि अन्य सदस्यों से आपका संवाद हो, और उसके बाद आपके संगीत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय विनोद कुमार सर। जी नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और ये मौका हमें भी मिला है आपके माध्यम से। और नैनीताल एक ऐसा शहर है, क्योंकि मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं नैनीताल से 8 किलोमीटर इधर खुरपाताल पर रहता हूं और लोक गायक हूं। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारी कला आगे तक बढ़े, और वो आपका जो ये अभियान है वो अभियान सफल हो, ये हमारी आशा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम उत्तराखंड से भी और नैनीताल के आसपास से भी सुन रहे हैं योगार के मन से। इसके साथ साथ दूसरे राज्यों के विभिन्न जनपदों के हमारे कृषक, हमारे वैज्ञानिक और हमारे शिक्षक सुन रहे हैं आपको। तो आपका जो पहला स्वर किस गीत को मिलने वाला है? आप कवि भी हैं, लेखक भी हैं और कलाकार भी हैं, तो पहला स्वर आपका किस गीत को मिलने वाला है? जी प्रस्तुत करिएगा, स्वागत। जी बिल्कुल, मैं एक, क्योंकि सुबह सुबह का समय है और इसमें एक भजन आपके बीच में लेकर चलता हूँ कुमाऊनी पे। भक्त का संग संग जयउला, ओ हरि हरिद्वार जयउला, ओ हरि हरिद्वार जयउला। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, ओ हर हर गंगे। भक्त का संग संग जयउला, भक्त का संग संग जयउला, ओ हरि हरिद्वार
का संग संग है उलो, भक्त का संग संग जय उलो, वो हरि हर बार 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 जय उलो। जी ये भजन मैंने गाया था बहुत पहले। जी बहुत ही सुंदर आपने हरिद्वार देवभूमि उत्तराखंड के द्वार हरिद्वार से और देवभूमि में सभी हमारे आदरणीय सदस्यों को आह्वान किया है। और इसके साथ ही मैं सदन से बताना चाहूंगा, आप हारमोनियम पे भी बने हुए हैं और साथ में आपके बेटे शुभम जी ढोलक बने हुए हैं। आप दोनों पुत्र युगहार के मंच पर और सभी सदस्यों की तरफ से बहुत पुनः स्वागत है। और आप जब नैनीताल जिले को देखते हैं, क्योंकि आप नैनीताल एक तरह से नैनीताल में के मुख्यालय में ही बैठे हैं, और जब आप नैनीताल को देखते हैं, वहाँ पे आते हुए देश विदेश की भावनाशील पर्यटकों को देखते हैं, आगंतुकों को देखते हैं, तो आपके मन में किस तरह की तरंगें उठ रही हैं लोगों को देखकर, और किस तरह से आप उत्तराखंड की तरफ से अभिव्यक्ति करेंगे कि आपका हार्दिक स्वागत है, या इस तो पतली ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूट के आदरणीय पवन कुमार सर के पास पहुंचेंगे, वो भी कुमाऊं उत्तराखंड क्षेत्र से, और योगाहार के इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन करते हैं। पहले आप के पास हम आते हैं कि आपकी व्यक्ति किस तरह से होगी जब देश भर के लोग नैनीताल आते हैं या कुमाऊं के द्वार पर आते हैं। जी आदर है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि एक तो नैनीताल पर्यटक क्षेत्र है, और पर्यटक जो है उस नैनीताल के लिए ये कहिए कि देवताओं के समान हम लोग उनको देखते हैं, क्योंकि जब वो आते हैं तो नैनीताल का जो बिजनेस है, जो पर्यटक होटलों में रहते हैं, यहाँ का जो बिजनेस बढ़ता है, उससे हम पर्यटकों को देवतुल्य के रूप में देखते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि उनके आने से हमारे जो रंग हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसका भी प्रचार प्रसार होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ के लोग यहाँ की संस्कृति को देखें और यहाँ की संस्कृति से जुड़े। तो लगता है कि यहाँ की जो संस्कृति है, एक कला प्रेमी भी है, उसके साथ साथ यहाँ का जो संस्कार है, जो लोगों का अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति जो भाव है, वो भाव इतना साफ सुथरा होता है कि उसमें वो अपनी बात को वहां तक पहुंचाते हैं, और जिसमें एक शिष्टाचार देखने को मिलता है। और सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी उत्तराखंड की है, उससे लोग आकर्षित हों और पर्यटक के रूप में बढ़े, ये हम देखना चाहते हैं। और अगर बात करें तो यहाँ के आसपास के क्षेत्रों की, यहाँ अनेक ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अनेक तालाब हैं। उन तालाबों में 10-10, 15-15 किलोमीटर की दूरी में ये तालाब बने हुए हैं, जो नेचुरल तालाब हैं। तो उनको देखकर, यहाँ के जल, जमीन और जंगलों को देखकर लोग आकर्षित होते हैं। ये हमारी उनसे निवेदन भी है, और आशा भी करते हैं कि पर्यटक आते रहें और इस नैनीताल शहर को एक साफ सुथरा बनाने में भी उनकी भूमिका रहती है। और हमारा संदेश भी उनके साथ रहता है कि आप आइए और इस नैनीताल जैसा साफ सुथरा है, उसे आप भी साफ करने में हमें सहयोग करें, ये हमारी आशा है। जी, इस प्रभावी गीत आप हमें सुनाएं, आदरणीय सदस्यों को सुनाएं। और उससे पहले मैं आदरणीय मुला भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि क्या मेरी आवाज रही है या हमारे मुख्य जी तक पहुंच रही हो। ओम, बहुत आनंद आ रहा है आज लोक संगीत के साथ हमारे युगहर कार्यक्रम में, और नैनीताल आपने भेज दिया है, बहुत सुंदर। और आज हम युग के साथ साथ हम जैसा कि भजन गीत भी गाते हैं, योग के साथ साथ प्रभु स्वामी जी कहते हैं
आज हम योग के साथ साथ संगीत का आनंद ले रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आज के चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय दिनेश जी कि हम सब इसका आनंद लें और हम सब प्राणायाम करते रहें और आनंद लेते रहें। आप सबको प्रणाम, बहुत अच्छा लग रहा है। ओ जी जी, धन्यवाद सर। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, आप तो सभी सुन पा रहे हैं, इसका मतलब है मेरे यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क सही नहीं है, इस वजह से मेरी शंका थी और मैं पुनः आपके पास आता हूँ। आपका जो अगला जो गीत है वो योगहार के इस मंच पर कौन सा आने वाला है? जी सादर। जी बिल्कुल, मैं एक गीत एक हास्य की ओर भी लेके जाऊंगा और वो परिवार से भी जुड़ा हुआ गीत है कि हम कहते हैं कि आप बड़े सुंदर हैं, आप हमारे साथ चलिए। आपको जो चीजों की आवश्यकता है वो अपने गानों के माध्यम से अपनी धर्म पत्नी से कहना चाहता। तो इस गीत में मैंने इसको दर्शाया है और इसीलिए इस गीत के माध्यम से हम जो पत्नी और पति के जो रिश्ते हैं वो किसी तरह से पवित्र बनते जाएं और अच्छे से अच्छे उन पर नोक झोंक होते रहे और जीवन का आनंद ले। यही हमारी आशा है और इस गीत को मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। नानी नानी नीमा कमाल की जय, नानी नानी नीमा कमाल की जय, जरबोटा पांचेवा कमाल का जय हो, जरबोटा पांचेवा कमाल का जय, नानी नानी नीमा ओ नानी नानी नीमा कमाल की जय, नानी नानी नीमा कमाल की जय, जरबोटा पांचेवा कमाल का जय हो, जरबोटा पांचेवा कमाल का जय। सेवरी से कारी लायो कोभरी मसाला वे ओ सेवरी से कारी लायो कोभरी मसाला वे तेरा में की चिट्ठी दीजी घर वाला रिसाला ने तेरा में की चिट्ठी दीजी घर वाला रिसाला वे घर वाला रिसाला कमाल की जय, घर वाला रिसाला कमाल की जय, जरबोटा पांचेवा कमाल का जय हो, जरबोटा पांचेवा कमाल का जय। पानी को मसी को वनीमा पानी को मसी करे ओ पानी को मसी को वनीमा पानी को मसी कावे कूद जल तली हुनी मेरू लोग सिकावे कूद जल तली हुनी मेरू लोग सिकावे मेरू लोग सिका कमाल की जय, मेरू लोग सिका कमाल की जय, जरबोटा पांचेवा कमाल का जय हो, जरबोटा पांचेवा कमाल का जय। जी ये मियाँ बीवी के बहुत सुंदर। जी बहुत सुंदर। और अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति दी है। और
एक लोक कलाकार, एक कवि, एक संगीतज्ञ आप में बसा हुआ है और आप वो भी नैनीताल जगह से आप ये प्रसारण कर रहे हैं योगाहार के इस मंच पर। और आपसे पहले आदरणीय श्री मुनीलाल जी भाई साहब जो जन सेवक हैं मध्य प्रदेश के, और जन सरोकार से उनका बहुत ही गहरा लगाव है और इस योगाहार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में प्रथम पंक्ति हमेशा साथ रहे हैं। और जिनके साथ रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने आगे बढ़ाया है, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्य आगे बढ़ाया है, ऐसे श्री आदरणीय पवन कुमार सर से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी आवाज़ अगर सदन तक पहुँच रही हो, आप तक पहुँच रही हो, तो अपने दो शब्द आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री विनोद कुमार जी के लिए। जी धन्यवाद दिनेश जी, और बहुत सुंदर आज के मुख्य अतिथि जी का बहुत स्वागत है इस योगाहार के मंच में। और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं भी नैनीताल से ही निकला हूँ, नैनीताल से ही मैंने शिक्षा ग्रहण की है। और इतने वर्षों से मैंने जो नैनीताल की जो सांस्कृतिक रूप से, विशेष रूप से जो उसकी यात्रा रही है, उसको भी अपने स्टूडेंट के जब मैं छात्र के रूप में था तो उसको मैंने बहुत नजदीक से देखा है और अभी भी उसको फॉलो करते हैं। तो बहुत सुंदर हमारा शहर, ये जो शहर है इसमें जो संस्कृति है वो इस प्रकार से रची बसी है। मुझे लगता है कि उसका उल्लेख के बिना हमें बाकी सदस्यों को इसको अवगत जरूर कराना चाहिए। और अब तो ये सितंबर अक्टूबर का जो महीना है, इसमें तो और भी ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बिल्कुल रोज कुछ ना कुछ यहाँ पर होता ही रहेगा सितंबर अक्टूबर। अभी हाल में ही शायद नंदा देवी की यात्रा भी संपन्न हुई होगी। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि विनोद जी से कि उस नंदा देवी की जो हमारी यात्रा रहती है, जो कार्यक्रम रहता है और उसमें जो गतिविधियां होती हैं, उसकी भी कुछ एक अनुभव और अपने जो होता है उसके बारे में अगर वो बताएंगे तो हमारे पूरे देश के जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनको एक यहाँ की जो बहुत एक सबसे प्रसिद्ध जो हमारा कुमाऊं जनपद का जो मेला होता है, और नंदा देवी जो राज जात यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है। मैं सभी सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि नंदा देवी राज जात यात्रा उत्तराखंड की एक बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक प्रमुख यात्रा है। केवल उत्तराखंड ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसी यात्रा जो कि इतने दुर्गम स्थानों में अलग अलग स्थानों से एकत्रित होकर के नंदा देवी जो श्रृंखला है पर्वत, उसके नीचे तक जाकर के समाप्त होती है। भारत की विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से उसको माना जाता है, क्योंकि वो इतने ऊंचाई तक जाती है, इतने हजारों मीटर की ऊंचाई तक जाती है। और उसके साथ साथ वो इतने लंबे समय, मतलब लंबे डिस्टेंस कवर करती है, इतना एरिया कवर करती है। और कई सारे जनपद उत्तराखंड के, जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली जनपद, ये सब जनपद तो कम से कम उसमें अलग अलग स्थानों पर मंदिरों के माध्यम से और वहां पर इसकी यात्रा का होता है। और इसको हर साल वो यात्रा संपन्न होती है, लेकिन 12 साल में एक बार इस यात्रा का एक बड़े स्तर पर आयोजन होता है। तो सबसे दुनिया की सबसे लंबी, सबसे कठिन, सबसे ऊंचाई क्षेत्रों में रहने वाली सबसे बड़ी यात्राओं में से एक यात्रा नंदा देवी राज जात यात्रा। और उसमें नैनीताल में जब नंदा देवी की मेला लगता है, उसका डोला उठता है, तो उस समय भी एक अभूतपूर्व दृश्य सामने आता है। और उस विषय पर भी विनोद जी अगर उसको बताते हैं कि कैसे उसकी शुरुआत करते हैं, उसका केला कहाँ से आता है, उसका केले का पौधा कहाँ से आता है और उसको लेने के लिए कौन लोग जाते हैं, और फिर उसका विसर्जन तक के सारी जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में विनोद जी बताएंगे तो हमारे सब साथियों को अवगत होगा और हम संवाद इसको जारी रखेंगे। विनोद जी। बिल्कुल, प्रणाम सर आपको भी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि नंदा देवी, और आपको तो पूरा अनुभव है क्योंकि आप नैनीताल में रहे। तो नंदा देवी का जो मेला है अभी इस वर्ष जो है वो 21 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और 20 तारीख को
केले का पेड़ लेने के लिए जाया जा रहा है। इस बार हल्द्वानी के पीली कोठी से इस केले के पेड़ को लाया जा रहा है। तो जो केले का पेड़ आएगा वो हर बार अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से चुने जाते हैं। उस जगह को पहले लोगों से समझौता होता है कि हम आपके क्षेत्र में आएंगे और यहाँ से केले का पेड़ ले जाएंगे। और वो जो केले का पेड़ है, उस केले की पेड़ की एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो नंदा और सुनंदा की जो मूर्ति बनती है, वो इस केले के पत्तों के जो रेशे हैं, उन रेशों को निकालकर उससे इसमें इसकी मूर्ति का निर्माण किया जाता है। तो मूर्ति निर्माण 1 दिन 2 दिन उसमें समय लगता है। फिर उसके बाद उसको नैना देवी मंदिर के प्रांगण में उस मूर्ति को सजाया जाता है, नंदा और सुनंदा। और उसके बाद पूरा शहर जो मालाएं हैं बिजली की, उससे सजावट की जाती है। तमाम गेट बनाए जाते हैं जिनको काफी अच्छे तरीके से सजाकर उनको एक ऐसा लुक दिया जाता है जो एक पहाड़ के क्षेत्र में जो मेला चलता है। इस मेले को लोग दूर दूर से लोग देखने को आते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि इसको देखने के लिए विदेशों से भी लोग नैनीताल पहुंचते हैं। तो नंदा और सुनंदा का जो ये मेला है, नंदा देवी मेला, इसके लिए लोगों को साल भर इंतजार होता है और लोग साल भर इंतजार करते हैं कि कब ये मेला आए। क्योंकि कई बार तो ऐसी स्थिति आती है जो ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज क्षेत्र के लोग होते हैं, उनको नए नए वस्त्र पहनने का या नए नए पकवान जो मेले के दौरान बनते हैं उनको खाने का एक अलग सा अंदाज देखने को मिलता है। और नंदा देवी की जो बात करें, ऋषि मुनियों का कहना था कि ये बहुत पुराने समय की बात है कि किसी एक नैना से, एक आंख से वहां पे गिरने के कारण नैनीताल बना। ऐसा कई जगह कई लोगों से जानकारी पे मिलता है। और जो नैना देवी मंदिर है वो बिल्कुल उस तालाब से लगा हुआ है। और कई लोगों का उसमें ये कहना भी है कि कई लोगों को दिखता होगा। हमारे जीवन में तो कभी ऐसा देखने को नहीं मिला, परंतु सुनने को जरूर मिला कि उस दौरान नैनीताल के तालाब पर 2 मछलियां बड़ी खूबसूरत उस तालाब पर तैरती हुई दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को भी लोग आज, जो देवभूमि उत्तराखंड को कहा गया है, तो ये सब लगाव इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है कि लोगों के प्रति जो आस्था है वो आस्था को जीवित रखता है। तो नंदा देवी मेला एक अपने आप में ऐसा मेला है जिसमें अपनी संस्कृति को जोड़ना, अपने इष्ट मित्रों को जोड़ना, अपने देवी देवताओं को पूजने का ये एक बड़ा अच्छा रास्ता निकल के आता है। कभी कभी पुरानी पीढ़ियां तो सदा इन कामों को करते चली आई, देवी देवताओं का पूजा पाठ उनका एक हिस्सा रहा है। परंतु आने वाली पीढ़ियों पे अगर मैं बात करूं तो हमारे कुमाऊं की ओर में एक जागर लगाई जाती है, जिस जागर को आज जो बाहर लोग चले गए हैं वो उसको कभी कभी भूल जाते हैं। फिर कभी उनको याद आती है, भाई हमारा पुराना मंदिर इस जगह पे है, हमारी धरोहर वहां है, हम एक बार जाते हैं और एक बार देवी देवताओं का स्थान वहां लगाकर उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो यही नंदा देवी मेले का भी है कि तमाम जोड़े चाचेरी, जिनको कई समूह के रूप में जोड़े किए जाते हैं, और वो जोड़े जो होते हैं एक दूसरे को प्रेम का संदेश देते हैं। और उस जोड़े में व्याख्यान किया जाता है कि आप किसी की घटना को इस मेले के द्वारा दर्शाया जाता है, उस जोड़े के द्वारा। उस जोड़े में पूरी बात कही जाती है, किसी गांव में ऐसा हुआ, किसी शहर में ऐसा हुआ, तो उसको पिरो खिलाते हैं। तो ये भी एक नैना देवी मंदिर में लोगों को अपनी संस्कृति को जीवित रखने का एक रास्ता है। और तमाम कम से कम 500-600 दुकानें, जो नैनीताल का एक डीएसए मैदान है उस पर ये दुकानें लगाई जाती है, सजाई जाती है, जी। जिसमें और
जी, आदरणीय और बहुत ही सुंदर आप जानकारी दे रहे हैं और जानकारी के मध्य में हम आपसे निवेदन करेंगे कि माँ नैना देवी से संबंधित कोई जागर हो या कोई ऐसे ही लोकगीत हो तो आप सुनाने का कष्ट करें और आपको ये बता दें कि आज इस मंच पर विविध संस्कृति का संगम हो रहा है। विविध संस्कृति को संरक्षण देने वाले लोग आपको सुन रहे हैं। तो आदरणीय विनोद कुमार जी हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के और वो लोकगीत के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो जी जी ठीक है। ओ नंदा देवी म्याल लागिरा एक देसाली म्याल दगन ओ नंदा देवी को म्याल लागिरा एक देसाली म्याल दगन ओ जे तुलेली उमेलुला एक देसाली म्याल दगन ओ नन्हे देवी को म्याल लागिरा एक देसाली म्याल दगन ओ जे मांगाली उमेलुला एक देसाली म्याल दगन जी ओ बहुत ही सुंदर आदरणीय और इसी क्रम में मैं आदरणीय हमारी शिक्षक हैं सेवानिवृत्त शिक्षक हैं साथ में वो खेती किसानी में बहुत ही सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं किसानों को सहायता करने वाले हमेशा नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से आदरणीय गुरुजी श्री मेहरा जी रमेश चंद्र मेहरा जी से निवेदन है कि आपके आपके एक शब्द दो शब्द के साथ पुनः हम नया गीत सुनेंगे हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि से। जी आदरणीय मेहरा सर। जी ओम सदन को सादर नमन। आज हमारे योग कक्षा बहुत अच्छी रही। साथ में हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो नैनीताल के आसपास जो घटना मतलब जो मेला भरता है उसके संबंध में जो जानकारी दे रहे हैं और संस्कृति के संबंध में जो हमें गीत सुना रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं।
जी ओम, हमारे यहाँ भी नर्मदापुरम में भैया ना, जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत कठिन यात्रा है, ऊंची यात्रा है, इसी तरह से यहाँ नर्मदा मैया का जो है परिक्रमा, नर्मदा नदी का जो परिक्रमा होता है, ये भी लगभग ऐसी ही कठिन यात्रा है। और बहुत बड़ी मात्रा में अगले महीने जैसे ही ये कार्तिक माह आएगा, कार्तिक माह की पूर्णिमा से यहाँ बहुत सारे लोग जो है मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और माँ नर्मदा की यात्रा करते हैं। कुछ लोग पैदल यात्रा करते हैं, कुछ जो है गाड़ी से यात्रा करते हैं, कुछ बस से। पर ये पूरी यात्रा जो है अमरकंटक से लेकर के गुजरात के कच्छ की खाड़ी तक यात्रा होती है। और इस पूरी यात्रा में जो भी लोग आते हैं, उनको सारे लोगों के जो है भोजन की व्यवस्था स्थानीय लोग, नर्मदा के किनारे के लोग करते हैं। इसी तरह से यात्रा पूरी होती है। जी ओम, सदन को नमन। जी शायद दिनेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ जी हाँ आदरणीय जी जी आदरणीय, हाँ। हमारे मुख्य अतिथि लेफ्ट हो गए थे, तो फिर मैं उनसे ही संवाद कर रहा था कि वो लेफ्ट हो चुके हैं, वो पुनः जुड़े। तो उससे पहले आदरणीय, आप इस संवाद को जारी रखेंगे, आ, ऐसा हाँ, अनुग्रह आपसे है जी। हाँ, हमारे मुख्य अतिथि पुनः जुड़ चुके हैं। संभवतः उनको कहीं जाना है, और वो जाने से पहले सभी आदरणीय सदस्य जो कि योगाहार के मंच पर उपस्थित हैं, वो उनको कोई विशेष गीत और अपने संवाद के साथ विदा लें, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही सुंदर रहेगा। आदरणीय श्री विनोद कुमार जी। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे जाना है और मैं आपको बताना भी चाहूँगा, क्योंकि मैं नैनीताल में न्यूज़ वन इंडिया पे एक रिपोर्टर के पद पे हूँ, तो इसलिए मुझे किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है। मैं माफ़ी भी चाहूँगा, परंतु एक गीत आपके बीच रहेगा, जिस गीत को हमारे यहाँ बार-बार अगर पर्यटक भी आते हैं, तो वो भी इस गीत को गाते हैं। तो लिए चलता हूँ मैं इस गीत को। घुघुती ना बासा आमे की जाई माँ, घुघुती निबासा आमे की जाई माँ, घुघुती निबासा, घुघुती निबासा आमे की जाई माँ, घुघुती निबासा आमे की जाई माँ, घुघुती निबासा, घुघुती निबासा आमे की जाई माँ, घुघुती निबासा। उड़ जाओ घुघुती मैंने ऊँट पासा, उड़ जाओ घुघुती मैंने ऊँट पासा, घुघुती में है ही कहीं मैं है यूं निसासा, घुघुती
जी जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर ये गीत है और ये एक खुदेर गीत कहा जाता है। एक एक विरह वेदना सा कुछ गीत है जो कि पहाड़ी फाख्ता है, पहाड़ी कबूतर है घुघुती। और जो अभी माँ नंदा की बात आपने की, ये घुघुती की बात की, ये बहुत भावुक करने वाले गीत हैं, जो हमारी बहनें जो अपने ससुराल में होती हैं या घर से दूर होती हैं, तो वो इन गीतों के माध्यम से अपने मायके को, अपनों को, परिजनों को याद करती हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि अभी आपको किसी रिपोर्ट के लिए जाना है, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि जी आदरणीय, मैं दीदी हमारी आदरणीय रंजना दीदी शायद कुछ बोलने वाली हैं। उनके साथ ही मैं ये निवेदन करूँगा, जो कि शुभम जी हैं, आपके साथ सह कलाकार हैं, जो कि ढोलक पर संगत दे रहे हैं। उनका भी दर्शन इस कैमरे के माध्यम से आप कराएँगे, तो बहुत अच्छा रहेगा और मैं रंजना दीदी के पास पहुँचता हूँ। जी, 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 धन्यवाद दिनेश भैया और हमारे आज के चीफ गेस्ट आदरणीय विनोद कुमार जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है इस योगार मंच पर। आप आज बहुत ही अच्छे से लोकगीत नैनीताल के और संस्कृति पर आधारित आज सुना रहे हमें। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। और मुझे लगता है आपने तो 2-3 शायद अपने उत्तराखंड की भाषा में सादर किए। तो बस मेरा एक ही कहना था कि आप अगर एक लोक गीत अगर हिंदी में हो जाए आपका, तो थोड़ा-सा और बढ़िया होगा। नैनीताल का ही आप उसमें समावेश कर सकते हो, अगर हो सके तो। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहकर, अक्सर जुदाई में अकेले तुमको ही देखा करते हैं, ओ तुमको ही देखा करते हैं। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहकर, क्या करते हो साजना तुम हमको दूर रहकर, अक्सर जुदाई में अकेले चुप चुप के रोया करते हैं, ओ चुप चुप के रोया करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। जो आपने घुघुती की बात नबासा आम की डाई माँ, उसका रूपांतरण एक कहें या उसका दूसरा स्वरूप इस गाने के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से आपने दिया। और मैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल जी भाई साहब, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे कवि, हमारे गीतकार और हमारे मुख्य अतिथि और हमारे रिपोर्टर साहब के लिए 2 शब्द कहें और वो फिर अपनी ड्यूटी पे जाएं, ऐसा निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। और आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय विनोद जी, आपको बहुत शादवाद। आपने दिल से जो अभी गीत सुनाए हैं और इसके लिए युगाहार कार्यक्रम में आपने जो संगीतमय बना दिया आज, मैं आपको यह कार्यक्रम जो चल रहा है इसमें सभी भाई बहनों का, सबने आपको सुना है और संगीत का भी आज आपने जो प्रस्तुत की है, इससे बहुत अच्छा लगा और मन प्रसन्न होता है। जब मन प्रसन्न होता है तो जैसा बोलते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन चंगा होना ही चाहिए और वो संगीत के द्वारा होता है। योग के साथ साथ हम प्रसन्न मुद्रा में आज सब लोग प्रसन्न हैं। आपको सुना, आपको चूंकि आप अपना कर्म करना है, आपको रिपोर्टर हैं, आपको जाना भी है, तो मैं योगार परिवार की ओर से, मध्य प्रदेश की धरती से और सभी किसान परिवार की ओर से, पतंजलि योगपीठ की ओर से आपको बहुत बहुत शादवाद देता हूँ। और सदा आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें और हम सबको इसी प्रकार से समय समय पर अपने गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से ये प्रस्तुति देते रहें और अपनी जो
कविता के माध्यम से या संगीत के माध्यम से जो प्रेरणा देते हैं समाज को, वो प्रेरणादायी होती है। आपको बहुत बहुत शायद मैं प्रणाम करता हूँ, आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ। जी आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मुख्य अतिथि जी और उनके साथ में उनके संगत कर दे रहे हैं आदरणीय शुभम जी, हमारे छोटे भाई। आपको हम पुनः पुनः आमंत्रित करेंगे इस मंच पर। ये आपका ही मंच है और आप जब चाहें इस लिंक को खोल करके सुबह आप इसमें अपनी आवाज दे सकते हैं और योगमय संगीत को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पुनः मिलेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। आगे मुझे लगता है कि इस योगमय संगीत के साथ ही हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय सभी के मन में और दिल में कुछ बुलबुलाहट हो रही होगी और गुदगुदी हो रही होगी। और उसी क्रम में डॉक्टर किशोर दुबे सर कहाँ अपने को रोक पा रहे होंगे, जब वो कवि भी हैं, वैज्ञानिक हैं, कृषक हैं, तो अवश्य ही ये गुदगुदी वहां तक पहुंची होगी। आदरणीय आपको निवेदित किया जाता है। जी मेहरा जी ने अनम्यूट है। मेहरा जी, क्या बात, रमेश चंद मेहरा जी अनम्यूट है। और प्रणाली बहन जी भी हैं। हाँ, प्रणाली बहन जी हैं। और आदरणीय शरद वर्मा सर भी थोड़ी देर के लिए हुई है उनकी आवाज सुनी हमने। जी ओम, मैं तो केवल ये कह रहा था प्रणाली बहन जी का हैंड रेस था, तो उनको बुलाएं। जी ओम, ये कहने के लिए आप अनम्यूट होते हैं। जी बहन जी, प्रणाली बहन जी। ओम। सदन के सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज का योगाहार कार्यक्रम बहुत ही अलग सा लग रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा जो हमें त्योहार ही है और त्योहार से ही हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है, इसका एक मूर्तिमंत स्वरूप आज यहाँ खड़ा किया गया। हमें भी बहुत बहुत धन्यता मिली कि हम नैनीताल पहुंच गए। वहाँ का जो माहौल था, सभी मूर्तिमंत स्वरूप यहाँ सादर हुआ, तो बहुत अच्छा लगा कि प्रत्येक आदमी को लगता है कि वहाँ कैसा होगा, हमारे यहाँ ऐसे त्योहार चल रहे हैं, आपके यहाँ कैसे चल रहे हैं, ये हर एक के मन में होता है। तो आपके यहाँ की संस्कृति, परंपरा, गीत, इसका अतिशय उत्तम दर्जेदार सादरीकरण आज हमने अनुभव किया। हमारे यहाँ भी बहुत सारे क्षण इसी महीने में शुरू होते हैं, तो मुझे लगा कि हमारा भारत एक है, हमारी संस्कृति एक है, उसकी पहचान एक है। इसका आज दर्शन इस मंच से हुआ। आदरणीय सदन को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सादर प्रणाम, वंदन। ओम। ओम, मेरी आवाज आती नहीं है क्या? ओम, आती है दीदी, आती है। जी जी। मुझे तो बहुत बोलना होता है, लेकिन बोल। हिंदी तो मातृभाषा नहीं है ना, मराठी में बोल सकती हूँ, लेकिन ओम ओम हमारे बीच में क्या आदरणीय कोई अपनी बात रखना चाहता है संगीत के माध्यम से या बोल करके व्यक्त करके, तो अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय जी बहन जी, आदरणीय पवन सर जी, सादर आमंत्रित। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर आज की मुख्य अतिथि द्वारा जो संगीत का इन्होंने तो खाली एक ट्रेलर अभी दिखाया है, क्योंकि नैनीताल शहर में और इस क्षेत्र जिसको कुमाऊं और उत्तराखंड कहते हैं, यहाँ ऐसे संगीत और लोक संस्कृति की भरमार है। और भरमार क्यों नहीं हो, क्योंकि अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं कि यहाँ पर जो उत्तराखंड में जो
पहले बहुत जंगल थे और बहुत केवल यहाँ ऋषि मुनि ही आकर के अपना वास करते थे। लेकिन करीब 400-500 साल पहले से विशेष रूप से भारत के अनेक राज्यों से, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है। जो अभी वर्तमान के जो राज्य हैं, इसमें से लोग का माइग्रेशन यहाँ पर हुआ। यहाँ पर माइग्रेट होकर के लोग अलग-अलग समय में विभिन्न कारणों से यहाँ पर आए और यहाँ की दूरस्थ घाटियों में और पहाड़ों में आकर के उन्होंने अपनी जीवन की पुनः शुरुआत करने का प्रयास किया। ऐसा माना जाता है कि वहाँ से इन सब राज्यों से लोग यहाँ पर क्यों आए? शायद इसका एक कारण ये भी है कि जो मुगल और विदेशी आक्रमण हुए, उससे बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अ, कई सारे लोगों ने अलग-अलग समय पर आकर के यहाँ पर शरण ली और इसका प्रभाव ये रहा है कि यहाँ पर कई तरह के लोग और कई तरह की अ, उनकी प्रैक्टिसेस जो हैं, उनकी चाहे हम धार्मिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाकी जो उनके तरीके हैं और जो शब्दावली भी है, वो इन सब राज्यों की शब्दावली से कहीं ना कहीं मेल खाती है, अगर हम उसको करीबी से देखें। तो जो भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला है, उसका मुझे लगता है कि एक कहीं पर एक प्रतिबिंब पूर्व में जो हुआ माइग्रेशन हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर उसका समावेश देखने को मिलेगा और कई तरह के लोग इसमें आकर के इन्होंने यहाँ पर बसने का और यहाँ के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जितने भी लोक संगीत हैं, जितने भी भजन आज गाए हैं, उसमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसमें उसका उन पर चिंतन किया गया है। ऐसा भी मेरा मानना है। तो यहाँ की जो संस्कृति है अपने आप में एक पूरे भारत की मिली-जुली संस्कृति है और उसका कल्चर कहीं न कहीं मिला हुआ है। यहाँ तक कि देवता भी को भी अगर हम देखते हैं कुछ एक जगह पर, तो वो हो सकता है कि महाराष्ट्र में किसी एक देवता के उससे मेल खाते हैं कि नयन दक्ष और बाकी सब चीज़ों से उनका मेल होता हो। तो ये तो यहाँ का एक इतिहास के रूप में मैंने एक समझने का प्रयास किया है और मेरी अ, अगर कुछ त्रुटि है तो मेरे साथी जो उत्तराखंड के हैं, इसको सही भी कर सकते हैं। दूसरी बात जो रही महत्वपूर्ण, वो नैनीताल शहर की और उसमें मुझे जब बचपन में मैं था तो वहाँ पर एक बैंड स्टैंड है, मतलब एक बैंड बजता था विशेषकर गर्मियों के मौसम। बैंड स्टैंड का जो था वो पुलिस पुलिस या आर्मी का एक मिला-जुला रूप था। तो उस जो बैंड बैंड था, उसके जो प्रमुख थे, वो थे कैप्टन राम सिंह। कैप्टन राम सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर के अ जब ये भारत की आज़ादी से पहले बर्मा में और कई जगह पर उन्होंने काम किया और उनके वो बहुत ही करीबी थे। तो ऐसे शख्सियत से भी उनके द्वारा वो बैंड का संचालन करते थे और हर शाम को यहाँ की जो शाम है 6 से लेके 8 बजे तक इस बैंड स्टैंड में पूरा शहर उमड़ जाता था, क्योंकि और कोई साधन न नहीं थे, ना टीवी था, ना कुछ था और मोबाइल नहीं थे और गाड़ियाँ भी बहुत कम थी, तो सब लोग आकर के वहीं पर इसका आनंद भी लेते थे और झील के किनारे इस बैंड स्टैंड में कई तरह की धुनें, चाहे वो कुमाऊनी जो आज उन्होंने धुन भी सुनाई और इसके अलावा भी हिंदी की भी कई सारी धुनें वहाँ पर वो बजाते थे और लोग उसका आनंद लेते थे। तो इसकी इस तरह से मतलब ये जो सांस्कृतिक विरासत है और जो कल्चर है, ये इसका बड़ा पुराना कई दशकों का यहाँ पर एक अनुभव रहा है और फिर यहाँ की जो नंदा देवी की यात्रा और उसके बाद फिर रामलीला का मंचन अपने आप में ही एक बहुत अद्वितीय हुई और उसको देखने के लिए भी बहुत सारे लोग आकर के और अब तो पूरे जो शहर का जो एक ग्राउंड है, एक सेंट्रल ग्राउंड है, वहाँ पर इसका मंचन होता है और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। एक विशेषता है इस शहर में, कि ये बहुत ही कम एरिया में फैला हुआ है। इसमें फैलने की ना कोई संभावना है क्योंकि चारों तरफ ऊँचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और ऊँचे पहाड़ों से घिरने की वजह से
जनसंख्या का विस्तारीकरण कभी नहीं हो पाया। हालांकि लोगों ने कोशिश की, लेकिन प्रकृति की एक कैपेसिटी है, एक धारण क्षमता है। तो यह भी देखा गया कि इस शहर में 1870 80 1880 के दशक में एक बड़ा एक भीषण लैंडस्लाइड हुआ एक शहर में, जिसमें उस समय करीब 200 लोगों की डेथ हो गई। और उस समय 200 लोगों की, उसमें ज्यादातर लोग अंग्रेज थे जो यहाँ पर उस समय रहते थे। और उस समय का एक ईस्ट धरती के ईस्टर्न पार्ट का, मतलब कि पूर्वी भाग में का एक बहुत ही सुंदर होटल वहां पर होता था, जो कि इस लैंडस्लाइड की चपेट में आया और पूरी तरह से ये ध्वस्त हो गया। उसके बाद यहाँ के जो अंग्रेज शासक थे, उन्होंने इस समस्या का समझने का प्रयास किया कि यहाँ पर क्या कारण रहा कि ये लैंडस्लाइड आई। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बनाया, यानी पानी को निकासी की एक व्यवस्था बनाई। और पूरे शहर में पर्वत के ऊपर से जो पहाड़ियां हैं, वहां से जो भी पानी आता है, बरसात का जो पानी होता है और वैसे भी स्रोत का जो पानी आता है, उसको उसी नालियों के माध्यम से फिर वो शहर की झील में या अन्य तरह उसका निकास होता है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा समस्या का मतलब समस्या वो नहीं हुई। विशेषकर पानी मतलब जल निकासी को व्यवस्थित रखने की वजह से तो कई सारी समस्या नहीं रही। लेकिन फिर भी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई कालांतर में, और कुछ जगह पर चीजें बहुत संवेदनशील भी इस शहर के लिए हो गई हैं, क्योंकि हमने मनुष्य ने अपनी धारण क्षमता से ज्यादा जहाँ निर्माण कर दिया। और उसका जीता जागता उदाहरण इस बार का शिमला शहर और बाकी मनाली और बाकी जगह पर, जहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बिल्कुल ढह गई ताज की तरह, उस तरह से भी मतलब यहाँ पर तो धारण क्षमता बड़ी महत्वपूर्ण है। और नैनीताल में थोड़ा सा इसका भी दुष्परिणाम देखने को मिले हैं हमें, अलग अलग छोटे छोटे रूप में। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये भी एक खतरा है कि हम प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो उसका भी एक दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा छोटा सा शहर और बहुत सुंदर सा कॉम्पैक्ट सा जो शहर है। और मानव के आगे बढ़ने की होड़ में एक नुकसान यह हुआ कि जब जहाँ गाड़ियां ज्यादा हो जाती हैं, ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, तो कोई भी जगह अपनी सुंदरता, अपनी प्राकृतिक रूप से जो वहाँ की एकांत और शांतिपूर्ण जगह है, उसका भी ह्रास होता है। तो ये चीज हम सब जगह देखते हैं, सब जगह पर ऐसा जो मानव के आवश्यकता कह देंगे या उसकी जो भी है उसके आधार पर हमें उसका भी एक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर के लोगों की बड़ी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं इस शहर के साथ। बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ाई किए और उन्होंने आगे अपना कार्य किया। और इसके शहर में, इस जिले में, नैनीताल जिले के आसपास, जैसा कि आज के मुख्य अतिथि ने भी बताया, कई सारी झीलें हैं। और उन झीलों पर लोग जाके वहां पर भी एक टूरिस्ट की तरह और भी चीजें वहां पर करते हैं। तो क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर झीलें थी, करीब 50-60 झीलें हुआ करती थी अंग्रेजों के जमाने पर। अब वो सिमट करके मतलब झीलें तो नहीं थी, छोटे छोटे तालाब रहे होंगे उस समय, लेकिन बड़ी जो झीलें हैं अभी भी 7-8 आसपास के क्षेत्र में है। और वो अपने आप में एक क्योंकि किसी भी जिले में इतनी सारी झील प्राकृतिक रूप से कहीं पर भी नहीं है पूरे देश में। और केवल अगर है तो इंग्लैंड के एक जिला है, वहां पर लेक डिस्ट्रिक्ट उसको कहते हैं। तो शायद अंग्रेजों को भी ये जगह बहुत पसंद आई होगी, और इन्होंने इसको यहाँ पर कई सारे इंस्टीट्यूशंस और कई सारा काम करने का इन्होंने प्रयास किया। तो बहुत सुंदर यहाँ की वादियाँ, बड़ी सुरम्य वादियाँ हैं, बहुत सुंदर यहाँ के जलवायु है। और साथ ही लोग भी बहुत अच्छे हैं। और आसपास के जो मंदिर हैं और प्राचीन मंदिर, वो भी उनकी बड़ी मान्यता है। और लोग आकर के यहाँ से हिमालय के दर्शन का आनंद लेते हैं और ट्रैकिंग करते हैं। मैंने भी बचपन में बहुत ट्रैकिंग की, कई सारे तालाबों तक तो हम पैदल ही चले गए। और वहां से घूम घाम करके वापस आ गए लॉर्ड्स में, बस ले ली, आखिरी बस जो आती थी नैनीताल को। तो ऐसा भी अनुभव किया है।
जब भी यहाँ पर कोई आए तो 1-2 दिन 2-3 दिन यहाँ पर रह करके आसपास के पूरे एरिया को आसानी से घूम सकते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले अल्मोड़ा जिले के ऊपर भी बातचीत की थी। तो इधर दोनों जिले अगल-बगल में लगे हुए हैं और वहाँ से भी लोग आकर के बहुत सारी चीज़ों को जानकारी लेते हुए अपनी यात्रा को और ज़्यादा आनंददायक बना सकते हैं। ये एक छोटा-सा संक्षिप्त सा छोटा-सा बहुत ही कुछ ज़्यादा भी है कहने के लिए, लेकिन समय को देखते हुए आज मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। ओम। जी, आदरणीय बहुत ही सुंदर आपने इतिहास, संस्कृति और वर्तमान का ये संगम, ये त्रिवेणी की ये हमने इससे हम वाकिफ़ हुए और आपका कहना उचित ही है कि जो उत्तराखंड है, यानी उत्तर प्रदेश का पुराना जो भाग है, ये हिमालयी भाग, ये यहाँ संस्कृति के हिसाब से, रहन-सहन से के हिसाब से और भाषा बोली के हिसाब से, ये पूरे भारत का एक चित्र है। अलग-अलग प्रदेशों के सभी लोग यहाँ के गाँवों में रहते हैं, यहाँ के क्षेत्रों में रहते हैं और वहीं से लोग जब पहाड़ों की तरफ आए होंगे, तो अ, कुछ यहाँ की आबो-हवा को देखकर ही आए होंगे। साथ ही जब अंग्रेज़ों की हुकूमत रही, तो अंग्रेज़ों ने भी नैनीताल जैसे शहर में रहना पसंद किया, स्थान में रहना पसंद किया या मसूरी या फिर देहरादून में रहना पसंद किया। तो देश के सभी कोनों से, सभी राज्यों से ही जो लोग हैं, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे प्रकट हुए हैं। तो यहाँ की जो संस्कृति है, इसकी माटी की सुगंध सारे देश के कोने-कोने से यहाँ मिल जाती है। जी, जी, धन्यवाद। आदरणीय उम, श्री मुनीलाल जी भाई साहब के पास मैं वापस पहुँचता हूँ। मेरा कुछ नेटवर्क गड़बड़ हुआ था, मैं पूरी बातें नहीं सुन पाया। मैं आपके पास पुनः वापस धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। और बहुत आनंद आ रहा है और आज हमें एक और दिशा मिल रही है कि हम किसी विशेष जिले के बारे में, किसी प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में, उनकी भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति के बारे में भी हम एक बार कार्यक्रम में चिंतन करें और उसको जानें। ये भी आज अभी हमने आदरणीय पवन कुमार जी ने जैसा कि अभी बताया नैनीताल के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न क्षेत्रों में उसके बारे में भी चर्चा करना चाहिए। अभी मैं वर्तमान की बात करूं, जैसा कि उत्तराखंड का जब हम ध्यान करते हैं तो हम जब ओमकारेश्वर पहुंचते हैं, महाकालेश्वर पहुंचते तो हमें उत्तराखंड की याद आ जाती है और बिल्कुल अंतर दिखाई नहीं देता। एक बहुत बड़ी आज एक कार्यक्रम था ओंकारेश्वर नाथ में। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और भारत के यशस्वी राष्ट्र ऋषि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आज ओंकारेश्वर में आकर के भगवान शंकराचार्य जी की 108 फीट प्रतिमा का स्थापना करने के लिए आज पूजन करना था, परंतु भारी बारिश के कारण आज का कार्यक्रम निरस्त हो गया है। यह कार्यक्रम 21 तारीख को होगा, अभी सूचना प्राप्त हुई है। उसमें हम सबको आमंत्रित किया था, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पत्र भेज करके ससम्मान आमंत्रित किया था। ये हमारे युगहार परिवार और पतंजलि के लिए गर्व की बात है। अभी रात में फोन आया कि ये कार्यक्रम भारी वर्षा के कारण आगे बढ़ा दिया गया है और 21 तारीख को यह कार्यक्रम रखा है। यहाँ से सभी संत महात्माओं को, वरिष्ठ समाज सेवियों को इंदौर में बुलाया है। इंदौर में वहाँ सबके रहने की व्यवस्था की गई है और वहाँ से ले जा करके सरकारी वाहनों से ससम्मान के साथ ओंकारेश्वर बुलाया जा रहा है। वहाँ पे एक भव्य विस्तृत सम्मेलन किया है और उसके बाद वहाँ हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री और परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जी के साथ साथ वहाँ देश विदेश के विख्यात विद्वान और संत महंत वहाँ पधारेंगे और 108 फीट ऊंची भगवान शंकराचार्य जी की मूर्ति के लिए स्थापना करने के लिए भूमि पूजन करेंगे। ऐसा जो है कार्यक्रम बना है। तो ये देश, हम जो भारत अपने धार्मिक, प्राकृतिक और जो हमारी पूर्ण परंपरा रही है पहले,
अंग्रेज आए थे और हर मंदिर की हर मूर्ति को तोड़ा है उन्होंने शिक्षा को नष्ट किया है। शिक्षा और संस्कृति इनको नष्ट करके आज हमें अपने पहनावे पर, अपनी भाषा पर, अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पर उनको हम सबको यह ओर मोड़ दिया है, क्योंकि हमें हमारी शिक्षा और हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति और शिक्षा और धार्मिक आस्था जो थी उसको नष्ट किया है। अब पुनः हमारे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हमने बनाया और उन्होंने जो इतिहास लिखा है और लिखने जा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी भी जन सेवा, जनमानस के कल्याण के हितार्थ जो कार्य कर रहे हैं वो अद्वितीय है। आज हम पुनः चाहे संत रविदास जी की अभी हमने जो जयंती मनाई मध्य प्रदेश में, सागर में बहुत बड़ा मंदिर बनाने जा रही है सरकार ओंकारेश्वर नाथ में, और जो भगवान शंकराचार्य की प्रतिमा बन रही है, यह संकेत है हम मंदिरों को स्थापित करें, पुनः हम संस्कृति को स्थापित करें, पुनः हम उसी वेशभूषा में आए, वही खान पान में आए। तो परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि हम इसी और किसी परंपरा पुनः स्थापित करना है। भारतीय शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन इस पर इंगित करता है कि हम अपने शालाओं में अब हम कृषि की, हमारे बच्चे खेती के गुण को सीखेंगे, हाथ लगाएंगे मिट्टी को, हाथ लगाएंगे गोबर के खाद, गोमूत्र को जानेंगे और गाय के महत्व को जानेंगे, खेती का पाठ पढ़ेंगे, हम शिक्षा का पाठ, संस्कार का पाठ पढ़ेंगे, हमें गुरुजनों की हमें प्रणाम करना चाहिए, पैर छूना चाहिए, हमें अपने गुरुजनों के साथ क्या इस प्रकार की पुरानी परंपरा जो हमने सीखा, हमने पढ़ा है। अगर शिक्षक अगर हमारे सामने से निकल गए तो हमने साइकिल पे अगर हैं तो साइकिल से नीचे उतर के उनको प्रणाम किया है हमेशा। आज और उस स्थिति में बहुत अंतर है, वो पुनः स्थापित हो रही है। तो आज आदरणीय पवन सर के वातावरण को हमने सुना तो हमें याद आ गया कि अब हमारी मैं चाहूंगे कि इस प्रकार की बात हम जब खेती की बात कर, किसान रहन सहन की बात कर, हमारे कोई विशेष स्थान है वहाँ की हम बात करें तो हमारा उस हमको प्रेरणा मिल सकती है कि हमारा स्थान, हमारा विशेष जैसे नर्मदापुरम कालेश्वर भगवान की स्थिति के बारे में भी हम सब इतिहास के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। अगर हमारे इस योगा कार्यक्रम में हैं जो अपनी मन की बात कोई कहना चाहते हैं तो अभी हम आमंत्रित करेंगे, हैंडल कर सकते हैं या अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। और चूंकि ये जो इतिहास है कहीं कहीं बहुत छुपा हुआ है, आदरणीय राकेश जी बीच बीच में जाते हैं और पुराने इतिहास और मंदिरों को बताते हैं, और इस इतिहास को हम सबको जानना भी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है जो हमारी युवा पीढ़ी है नहीं को पता नहीं, अगर युवा पीढ़ी को नहीं दी तो हमारे देश के लिए बहुत स्थिति खराब होगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि सदन में हमारे जो भाई बहन हैं उपस्थित हैं, वरिष्ठ जन हैं, विद्वान जन हैं, वो अपनी बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आदरणीय जी डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित किया था दिनेश जी ने, तो शायद आवाज पहुंच रही हो डॉक्टर किशोर दुबे जी तक, तो दिख नहीं रहे हैं डॉक्टर साहब दुबे जी, नहीं डॉक्टर किशोर दुबे जी है नहीं आज। चलिए तो मैं दिनेश जी तक वापस से पहुंचता हूं, दिनेश जी सेमवाल तक, कि वो आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। जी, जी आदरणीय धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर बिंदु रखे और इससे यानी एक बिंदु से बहुत सारे विषय सामने आपने प्रकट किए हैं। और क्योंकि हमारी खेती किसानी तो प्राथमिक आवश्यकता है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो इससे पलने वाली और पोषित होने वाली, फलने वाली जो संस्कृति है, और संस्कृति
कि जो अलग-अलग आयाम हैं, अलग-अलग प्रदेशों की, अलग-अलग जिलों की, अलग-अलग स्थानों से पल्लवित होने वाली ये जो सुंदर बातें हैं, इनको भी योगाहार के इस मंच से सामने आना ही होगा, ताकि हम इस संस्कृति पर्व को और सुदृढ़ता के साथ अपने मनोयोग से आगे बढ़ा सकें और मेरे ख्याल से अ, इसी क्रम में अगर हम संवाद आगे करना चाहें, तो आदरणीय ठाकुरदास जी, जिनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं था, अब कुछ स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है। वहाँ पे उनके क्षेत्र में यानी हम हिमाचल में बहुत सारे लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन अब कुछ थम गया है। तो वो कुछ अपनी बात रखना चाहें, तो आपका स्वागत है आदरणीय ठाकुरदास जी। सदन को मेरा प्रणाम। सभी आदरणीय महानुभावों को साझा शेरी की बहुत बहुत मुबारक। हमारे यहाँ साझा शेरी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और बैठते उठते हैं, खान पान भी करते हैं। तो इसी संदर्भ में जैसे मुझे दिनेश संभाल जी ने मुझे ये कुछ बिंदु रखे हैं, तो मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा, ये जो लैंड स्लाइडिंग की बात रही, ये कुछ हम ऐसे अंधाधुंध विकास के मोड़ में आ गए हैं और प्रकृति की साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। जैसे एक गांव का सड़क निकलती है, गांव थोड़े से बिखरे होते हैं, 4 घरों के लिए भी सड़क चाहिए, एक घर के लिए भी सड़क चाहिए, तो उससे जो खदान होता है या खनन होता है, उसका मक जो डंपिंग साइट नहीं रखा जाता है और कहीं रख देते हैं। सबसे बड़ा कारण यहाँ हिमाचल प्रदेश में इसका कारण यही रहा है कि सुविधा तो चाहिए, लेकिन सुविधा के साथ साथ कुछ नुकसान भी है। और डंपिंग जो है हर जगह करवाई गई और वो कच्ची मिट्टी बह करके चले गई और आगे जा करके उसका बहुत बड़ा मुखादा भुगतना पड़ा हमें। घर गए, खेत खलिहान गए। ये कुछ कारण हैं। जितना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे उतना ही नुकसानदेह होगा। ऐसे अंधाधुंध विकास की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये कुछ प्रकृति के साथ ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, सड़क होनी चाहिए, मगर थोड़ा चलना भी पड़े, कोई बात नहीं। चलते थे, पहले भी चलते थे, आज भी चलना चाहिए और शरीर की वो कसरत होती रहेगी। इसी तरह हमारे यहाँ मैंने देखा जंगल में भी कई जगह आजकल मटर होते हुए जो है, वहाँ हर्बिसाइड करते हैं, उसकी स्प्रे की जाती है और घास सुखा लेते हैं। वो लीच करेगा, कहाँ करेगा? नीचे वाटर वो वाटर सोर्सेज हैं, जल स्रोत हैं, वो तो लीच करेगा, वहीं तक पहुँचेगा। और कई जगह उसको नीचे पानी पीने वाले तो हजारों लोग हैं। आज भी हम जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, मैं आज भी मेरा पूरा गांव आज भी पीने के लिए पानी हम वहीं से लेते हैं, जो जंगल से आया है या पुरानी बॉडियां हैं। तो मैं देखता हूँ कि मतलब वहां तक पहुंचेगा तो क्या होगा, फिर जीना हराम हो रहा है। ऐसे इस तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये हमारे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का एरिया जो सेब
के बागान जहाँ जहाँ हैं, कितने 36 जो 9 स्प्रे रिकमेंडेड है हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो वो कहाँ जाएगा भला? खाने वाला इंसान है तो क्या होगा खाने वाले का? खाने वाला इंसान ही है और उसको हम जहर दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और जहर दे रहे हैं। गलत बात है। इसीलिए तो हमने प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान दिया, जोर दिया। जगह जगह प्रशिक्षण लगाते हैं हम, कई पंचायतों में चले जाते, स्कूलों में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये भाव ये है कि प्रकृति के साथ जितना छेड़छाड़ करेंगे हम, उतना ही मानव जीवन के लिए नुकसान होगा। आओ हम इसी राह पर प्रकृति को बचाव, जल जीवन, जल जमीन, जंगल, इसको बचाए रखें। यही मेरी कामना है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सदन का एक बार फिर पुणे मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया, मुझे इस लायक समझा। धन्यवाद। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हिमाचल की जो अभी वर्तमान की वस्तु स्थिति है से वाकिफ कराया और साथ में जो जल है और जंगल है, जमीन है, एक तरह से आपने संरक्षण पर अपनी बात की और मैं अगले इस क्रम में आपने श्री रामकृष्ण रघुवंशी से निवेदन कर उनके मन में कुछ विचार इस तरह से कुछ तो आप अभिव्यक्ति दें। आदरणीय आवाज पवन जी का हैंड रेस है दिनेश और जी। आदरणीय पवन सर का जी हैंड रेस है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 आदरणीय पवन सर का स्वागत है जी जी। नहीं गलती से वो हो गया था, टच हो गया था, सॉरी। प्लीज कंटिन्यू। जी जी तो इस तरह से हम नैनीताल की झीलों से निकल करके हिमालय और फिर हिमाचल और मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ते हुए अगर हम चलें पुनः श्री भुवनेश्वर राय जी के पास कि वो अभी कहाँ पे हैं और वहाँ की जो आज की वार्ता है उस प्रासंगिकता को आगे बढ़ा करते हुए आज का अपने शब्दों में मार्गदर्शन करिएगा आदरणीय भुवनेश्वर राय सर। जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर प्रकट हुए हैं, यानी वो दिख रहे हैं मुझे। बहुत बहुत नमन सर। और आज हमने लोक कलाकारों के साथ कुछ गीत संगीत हुआ, वार्ता हुई और ये बात सामने आई कि हम अपने अलग अलग प्रदेशों की, अलग अलग जिलों की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ का इतिहास है, वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, उस पर भी वार्ता करें। तो आपके पास आते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं प्रकट करने की कृपा करें आदरणीय डॉक्टर दुबे सर। जी आवाज नहीं पहुंच रही है, चलिए कोई बात नहीं आदरणीय दिनेश जी। और अब संगीत से कार्यक्रम शुरू हुआ था, संगीत पे ही खत्म हो ऐसा हमारा सुझाव है कि तो मैं आज सदन में कोई भी बहन या भाई या रंजना जी का एक भजन या निर्मला जोशी जी या कोई भी बहन जी, और मैं चाहूँगा कि आज एक भजन के साथ ही जो है इसका समापन हो। तो मैं रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और आज की हमारा कार्यक्रम का अपने गीत या भजन के माध्यम से स्तुति दे करके आज का समापन करें। आवाज पहुंच रही है? शायद रंजना जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सदन में आवाज आ रही? जी पहुंच गई है। आ रही
एक आ जब रही भाई चूंकि आज के जो है शुरुआत भजन से हुई, गीत से हुआ और नैनीताल से हुआ, तो चाहे वो महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या मैं एक कहीं गाना भी, एक एक हाँ, एक भजन। जी मैं एक एक पंक्ति बोलती हूँ, एक दो पंक्ति। जी स्वागत है प्रणाली बहन। जी बोलिए प्रणाली बहन जी। बात में रंजना दीदी आप पूरा गाना गाइए। मुझे आज के इस नहीं, कार्यक्रम रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम, रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत मातरम। मस्तक पर हिमराज विराजे, मस्तक पर हिमराज विराजे, उन्नत माता माता का चरण धो रहा विशाल सागर, देश यही सुंदरता का। हरियाली पहनी, हरियाली साड़ी पहनी माँ, आप नेटवर्क में नहीं है प्रणाली जी, रंजना जी आप सुनाइए। हरियाली साड़ी पहनी माँ, गीत तुम्हारे गाए हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। भारत, अरे मैंने बहुत गाना गाया, आपको सुने नहीं आया? ओम 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 जी आपने गाया और हम हमें सुनाई भी दिया। ओम। और अगर वो थोड़ी आवाज आती नहीं है? ओम। आ रही थी, कट रही थी। जी भारत वंदे मातरम, जय। हाँ जी हाँ, बहुत सुंदर। एक पंक्ति गा रही हूँ, एक पंक्ति। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम, रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम। ओम ओम, धन्यवाद। ओम बहुत सुंदर प्रणाली ओम बहन जी। रंजना दीदी, ओम। जी जी बढ़िया, बहुत सुंदर आपने गीत गाया। और चलिए, जैसा कि भाई साहब ने कहा है और सभी की एक इच्छा है, तो एक अपने जैविक वाला ही गीत मैं सादर करती हूँ आपके साथ सामने। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे, जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे, पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे, पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे, जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे, जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे, पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे, पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जिस धरती पर जन्म लिया, जिस धरती पर जन्म लिया, जिसने हमें सवारा, जिस धरती पर जन्म लिया, जिसने हमें सवारा, जहर घोल हमने मिट्टी में कैसा कर्ज उतारा, जहर घोल हमने मिट्टी में कैसा कर्ज उतारा, रासायनिक कीटनाशक ने, रासायनिक कीटनाशक ने की उपज भर मार है, यह कुछ नहीं हो भाई, यह बस मौत का व्यापार है, यह कुछ नहीं हो भाई, बस यही मौत का व्यापार है,
ऐसे फसल का मोल ही क्या, ऐसे फसल का मोल ही क्या जिसने जीवन अनमोल गवाए। ऐसे फसल का मोल ही क्या जीवन अनमोल गवाए। रोगी बनकर जाल में हम सब गिरते ही जाए। रोगी बनकर जाल में हम सब गिरते ही जाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। हो अपना उद्देश्य यही, हो अपना उद्देश्य यही स्वस्थ समाज बनाएंगे। शाश्वत यौगिक खेती की क्रांति जग में लाएंगे। शाश्वत यौगिक खेती की क्रांति जग में लाए। किसान है वरदान है ये, किसान है वरदान है इस जगत की शान है। किसान ही वरदान है इस जगत की शान है। प्रकृति की सेवा ही हम सब की पहचान है। प्रकृति की सेवा ही हम सब की पहचान है। हो लक्ष्य हमारा एक ही, हो लक्ष्य हमारा एक ही, हर हर घर में खुशियाँ लाएंगे। हो लक्ष्य हमारा एक ही, हर घर घर में खुशियाँ लाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएं। जी ओम। सभी को सादर प्रणाम। और बस हमें जो पूर्वजों की परंपरा है उसको हमें कायम रखते हुए इस योगाहार कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और ऐसे ही निरंतरता से आप सभी सहकार्य करते रहिए और सभी रोज अपना समय दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आज के हमारे योग शिक्षक आदरणीय जी, उनका नाम मोनू जी ने प्रेम नारायण जी, प्रेम नारायण जी जी, प्रेम नारायण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मोनू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वहाँ से योग शिक्षक रायसेन जिले से दे रहे, रायसेन हाँ जिले से ही दे रहे हैं। और जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विनोद जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से वहाँ की जो नैनीताल के दृश्य है, हमें पर्यटन स्थल है, वहाँ के बारे में अपने लोकगीत के द्वारा उन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तुति की। उनका भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, जिस तौर से आदरणीय दिनेश भाई साहब का कि उन्हें दिनेश सर ने उनको आमंत्रित किया। और आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा। आप सभी भाई बहनों ने हमारे बीच में मार्गदर्शन भी दिया। और ये कार्यक्रम आदरणीय पवन कुमार सर के नेतृत्व में चल रहा है और पवन सर ने भी आज सुंदर मार्गदर्शन दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ सभी भाई बहन जुड़े हैं, उन सभी का भी आभार। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आज हमारे वैद्य जी है, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी रोज मार्गदर्शन देते हैं, आदरणीय बनेश सिंह भागवत जी,